तो हम लोग चैप्टर कवर कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, उससे पहले एक छोटे से टर्म को समझना पड़ेगा। दैट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन जिन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को अटेंड किया है उनको अच्छे से समझ में आ गया था। जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके लिए समझा देता हूँ कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन तैयार किया गया जिसमें हमने 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम वाटर के अंदर ऐड कर दिया। 180 ग्राम वाटर में एक सॉल्यूशन तैयार किया गया जिसमें 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम वाटर के अंदर ऐड किया। तो इस सॉल्यूशन में NaOH के मोल्स का फ्रैक्शन कितना है और इस सॉल्यूशन में H2O के मोल्स का फ्रैक्शन कितना है। तो पहले मोल्स निकाल लीजिए, इसको A नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको B नाम दे दीजिए। आप लोग क्लियर हो गया। सो A के मोल Na, A का गिवन मास अपॉन A का मोलर मास, Na का 23, O का 16 और H का 1। सो नंबर ऑफ मोल्स A के 1। दूसरी तरफ B का नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है तो B का गिवन मास 180 ग्राम, राइट, और मोलर मास H2O का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो टोटल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 18। सो नंबर ऑफ मोल्स B का कितना हो गया, 10 हो गया। अब A का मोल 1 है, B का मोल 10 है, तो A का फ्रैक्शन कितना है, मोल का फ्रैक्शन। मोल के फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करेंगे। सो A का मोल फ्रैक्शन, तो आप कहोगे जी A का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए A का मोल अपॉन टोटल मोल। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालते हैं ना तो उसमें उस चीज़ का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट ही करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपसे पूछे कि किसी गांव में कितने फ्रैक्शन पीपल जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, राइट। आपसे कुछ पूछे कि कितने पीपल जो हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल डूइंग प्राइवेट जॉब अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल्स या टोटल पॉपुलेशन। क्लियर हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा भाई कि किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करोगे, जो चीज़ पूछा है उसको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ से डिवाइड करना है हमेशा। तो A का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। B का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो B का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NB अपॉन Na, राइट। और XA आप सबको पता है 1 अपॉन 1 प्लस 10 दैट इज 11। XB, B का मोल अपॉन टोटल मोल दैट इज 11। और आप सबको पता है एक सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होता है। 1 अपॉन 11 और 10 अपॉन 11 को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है। इसको अगर आप जर्नल बिहेवियर में भी समझना चाहो तो यूँ समझ लो कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया 3 मिक्सचर A, B और C से। A का मोल 0.5 है, B का मोल 1 है और C का मोल मान लो 1.5 है। तो ये तो हो गया मोल, नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन, A का मोल फ्रैक्शन 0.5 अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5। B का मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन 2, B का मोल अपॉन टोटल मोल। C का मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन 5 अपॉन 2। और तीनों के मोल फ्रैक्शन को आप जोड़ के देखिए, तीनों का मोल फ्रैक्शन XA, XB और XC, तीनों के मोल फ्रैक्शन का जोड़ टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन नहीं बच्चों, टोटल फ्रैक्शन का जोड़ ही 1 आता है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि मान लीजिए कोई भी एक इस तरह का आपका कोई आइटम है, ये मान लीजिए आपके पास पिज़्ज़ा ही है और इसको हमने कुल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो इसको 3 भाग में बांट दिया। A को मिला और ये A को मिला मान लीजिए, ओके, राइट। B का पार्ट मान लो ये है, ठीक है। C का पार्ट मान लीजिए ये C का पार्ट है, ये भी C का पार्ट है और ये भी C का पार्ट है।
राइट। और हम इसमें एक पार्ट डी का कर देते हैं, ये मान लीजिए डी का पार्ट है और ये भी डी का पार्ट है। तो आपसे कोई पूछे ए का पार्ट, ए का फ्रैक्शन, तो 2/8, बी का फ्रैक्शन 1/8, सी का फ्रैक्शन 3/8, डी का फ्रैक्शन 2/8, सभी के फ्रैक्शन का जोड़ 1 आता है। तो पता होना चाहिए बेटा कि फ्रैक्शंस का जोड़ 1 आता है। अब प्रश्न आता है हमारा टॉपिक, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजफुल टॉपिक, राइट। और क्या कहता है समझिए ध्यान से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ के रूप में क्या कह रहा है समझिए ध्यान से, कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज, एक ए गैस है और बी गैस है, और दोनों गैसेज नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं। ज़रूरी नहीं है गैस 2 ही लो, आप 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन दोनों गैस आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर दोनों को उसी डेफिनेट वॉल्यूम के कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए, ए और बी दोनों को उसी डेफिनेट वॉल्यूम के कंटेनर में मिक्स कर दिया जाए, तो उन गैसेज का उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर उतना ही होगा जितना प्रेशर वो गैसेज उसी वॉल्यूम में अकेले एग्जर्ट कर रही थी। यानी यहाँ ए का प्रेशर पी ए, यहाँ बी का प्रेशर पी बी। अगर उन्हीं गैसेज को, और एक और शर्त है जिसको मैं लिख देता हूँ, सेम टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पर एक कंटेनर लिया, 3 एक ही साइज के कंटेनर ले लिए, एक में ए लिया, एक में बी गैस ले लिया, ठीक है, और फिर ए और बी गैस का प्रेशर मेजर किया जो भी था, फिर उन दोनों गैसेज को शिफ्ट कर दिया उसी साइज के तीसरे कंटेनर के अंदर, राइट। और शिफ्ट करने पर जो टोटल प्रेशर मिला पी टोटल, वो उन गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल था, राइट। तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिंग गैसेज, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड by the mixture of 2 or more non-reacting gases in a definite volume, is equal to the sum of, the individual pressure, right, which each gas would exert when they occupy the same volume अलोन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बहुत सरल से भाषा में अगर मैं समझाऊं दोबारा कि क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो हमने सेम वॉल्यूम के 3 कंटेनर लिए, ओके, ये हमने सेम वॉल्यूम के 3 कंटेनर ले लिए, बिल्कुल सेम वॉल्यूम के। ए गैस ए में फिल किया, बी गैस बी में फिल किया, राइट, वॉल्यूम सेम ही है, और कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, यानी रूम टेम्परेचर पर मान लो हम कर रहे हैं, और इसमें दोनों गैसेज को डाल दिया ए बी। तो ये जो टोटल प्रेशर है ना भाई, ये किसके बराबर होगा, ये उन 2 गैसेज के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा जब वो गैसेज उसी वॉल्यूम में अकेला शो कर रही थी। यानी ए गैस अकेला पी ए शो कर रहा है, बी गैस उसी वॉल्यूम में होता तो पी बी प्रेशर शो कर रहा है, तो जो पी टोटल होगा ना वो उन सब के पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि तो ये बहुत आसान सा चीज़ था। अगर कोई पूछे भाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझाओ, तो आप ये कहोगे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज को सेम वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर मिक्स किया जाता है, तो जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो उन गैसेज के उसी वॉल्यूम में इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो आप यहाँ बहुत सिंपली कह सकते हो भाई कि पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। अगर आप 2 की बजाय 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक नॉन रिएक्टिंग गैसेज ए है,
जिसका इंडिविजुअल प्रेशर उस वॉल्यूम में पीए है। इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है बच्चों गैस। हमने उसी वॉल्यूम के अंदर दूसरी गैस ली बी, और गैस ऐसी थी जो ए के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसी वॉल्यूम में बी प्रेशर एग्जर्ट करेगा पी बी। हमने तीसरा सेम साइज का वॉल्यूम का कंटेनर लिया, तीसरी गैस ली सी, और ये गैस भी ए बी से रिएक्ट नहीं कर रही थी, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी पी सी। इन तीनों गैसेज को मिक्स किया उसी साइज़ के एक कंटेनर के अंदर। अब आपको पता है ये गैसेज ए बी सी बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है पी टोटल, वो उन तीनों गैसेज के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अगर वो गैसेज बिल्कुल अलग अलग रहती तब शो कर रही थी। तो मसलन पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट। एंड यू कैन नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब आप सबको पता है वी नो द कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। सो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। अब आप सबको पता है भाई आर कांस्टेंट है, किसी को कोई डाउट नहीं, गैस कांस्टेंट होता है। टी कांस्टेंट टेम्परेचर आप लेके ही चले हो, और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा ही रखा है, कांस्टेंट है, राइट। तो अगर गैस ए है तो आप लिख सकते हो कि पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी, पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी, और पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी अपॉन वी। हम लोग ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। और इनको भी अगर इक्वेशन का नाम देना चाहो आप लोग तो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। आर गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर पूरा प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना ही था, ये इसकी इम्पोर्टेंट शर्तों में शामिल था। अब आप किसी भी इक्वेशन को 2, 3, 4 को 1 से डिवाइड करिए, और 1 को अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहो तो 1 को थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए इज एन ए आर टी अपॉन वी, पी बी इज एन बी आर टी अपॉन वी, पी सी इज एन सी आर टी अपॉन वी, राइट। और यहाँ कॉमन ले लीजिए भाई आप लोग आर टी अपॉन वी। तो आपके पास हुआ क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर है। अब क्या करिए भाई, ये आ गया आपके पास पी टोटल। तो इसको थोड़ा और हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन निकालने के लिए, कि हम लोग किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को उस मिक्सचर के टोटल प्रेशर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया, पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी, एंड पी टोटल इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, एंड दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। आर टी अपॉन वी कैंसिल करेगा आर टी अपॉन वी से। सो पी ए उसी वॉल्यूम में उस गैस का प्रेशर, पी टोटल सभी नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ए के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया गया है। सो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल, और ए के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड किया गया है। सो यू शुड राइट एज एक्स ए। क्लियर हो गया। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स ए। सो एक्स ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, यानी उस मिक्सचर के अंदर गैस ए का मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। तो आप ध्यान रखना कि हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स ए है उसको अब एक्स ए ना लिख के हम लोग वाई ए लिख देते हैं।
एक्स से नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए यूज कर लेंगे हम लोग सिंबल, और हम लोग वाई ए गैस फेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस रिलेशन को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी चलिए आप एक्स ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बदलने से कंटेंट नहीं बदलता है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर गैस ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका ये हो गया। सो यू शुड राइट एज कि किसी भी गैस का अगर आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है उसी वॉल्यूम में, तो आपको क्या करना है भाई, टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे जी ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये बहुत सरल सा मामला है भाई। जब भी आप किसी गैस का मेजरमेंट करोगे, जब भी कोई गैस लोगे और आप लोग मेजरमेंट के लिए जाओगे, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर कोई गैस है, और गैस भी मिक्सचर के रूप में है, यानी ए गैस, बी गैस और सी गैस। तो अब सीधी सी कहानी ये बनती है कि आप उसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाओगे तो वो ए गैस का प्रेशर थोड़ी मेजर करेगा, वो तो तीनों ही गैस का मेजर प्रेशर करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ मैं, ये कंटेनर है, यहाँ पर आपने प्रेशर मापने के लिए बोरोमीटर लगा दिया मान लीजिए, और ये आपकी ए गैस है। अब बताइए ये बोरोमीटर ये ए का प्रेशर बताएगा, और अब बी गैस है तो अब ये टोटल प्रेशर बताएगा भाई, ए का जमा बी का, और सी गैस है तो ये तीनों का प्रेशर। तो पी टोटल तो आपका इस इंस्ट्रूमेंट से आ जाएगा। दूसरी चीज़, कौन सी गैस कितनी डाली थी, मान लो आपने 18 ग्राम O2 डाला, 20 ग्राम आपने Cl2 डाला, ठीक है, 30 ग्राम आपने हीलियम डाला, तो अमाउंट आपको पता है भाई, तो मोल पता चल जाएगा, और मोल पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। यानी पी टोटल आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान दीजिए, पी टोटल आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको उस गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कंक्लूजन के तौर पे रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया। इसका मतलब अगर कोई गैस पीबी होता तो क्या होता बेटा, पीबी इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स बी। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि अगर कोई गैस आई गैस है तो इज इक्वल टू एक्स बी की जगह मैं एक्स आई लिख देता हूँ इंटू पी टोटल। तो ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, राइट। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पी आई अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एक्स आई, राइट। सो यू शुड ऑल्सो राइट पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। कैसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, जैसे भी आपको शूट करे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का रिजल्ट क्या कहता है, दोबारा से समझिए। अगर मान लीजिए तीन नॉन रिएक्टिंग गैसेज ए, बी और सी को सेम वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर ऐड कर दिया, तो फिर सीधा सा रिजल्ट ये निकल के आया भाई कि उसी वॉल्यूम के कंटेनर में, ध्यान रखना, ठीक है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट। एंड पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स ए, पी आई इज इक्वल टू पी टोटल इंटू एक्स आई। क्लियर हो गया। तो अभी जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सर ये तो बहुत आसान सा मामला था, राइट। ये है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि डेरिवेशन से ज़्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट जो है वो ये कहता है कि आपने 3-4 सेम साइज़ के कंटेनर लिए। कंटेनर नंबर 1 ए में ए गैस डाली, दूसरे में बी गैस डाली, तीसरे में सी डाली, और चौथे में उसी वॉल्यूम की तीनों गैसेज को आपने ऐड कर दिया। तो अब जो टोटल प्रेशर है वो उन तीनों गैसेज के जब वो अलग अलग प्रेशर शो कर रहे थे ना, उस प्रेशर के सम के इक्वल होगा अगर टेम्परेचर को हम लोग क्या रखें बेटा, कांस्टेंट रखें। ये आपका मामला है, ओके। सो एक रिलेशन है। तो इसके चलिए कुछ एप्लीकेशन समझते हैं कि जब भी कोई गैस तैयार किया जाता है ना भाई, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन गैस बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करना आसान नहीं है,
क्योंकि अगर आप किसी भी कंटेनर में लोगे तो उस कंटेनर में ऑलरेडी भी कोई गैस मौजूद होगी। अब कंटेनर में ऑलरेडी कोई गैस मौजूद है तो आप सीधा सा मामला ये है भाई कि आप लोग कैसे कलेक्ट करोगे उसको। तो इसके लिए जिस प्रोसेस का सहारा लिया जाता है उसे बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। यहाँ उन सब गैसेज को आप कलेक्ट कर सकते हो जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। मान लीजिए हमने इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर लिया, दिस इज ए कंटेनर एंड हेयर वी टेक वाटर, राइट। उसके बाद हमने एक इस तरह का टेस्ट ट्यूब ऊपर लगाया, ओके, इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब हमने ऊपर लगाया, राइट। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका वाटर जो है वो पूरे पे फिलअप था। आप ऐसा कर सकते हो, आप एक बड़ा टब में पानी भर लो और एक गिलास को पानी से अंदर से भर के उसको इस तरह से खड़ा कर दीजिए कि वो थोड़ा डूबा रहे, तो पूरा का पूरा गिलास जो है वो वाटर से फिल रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने कहीं से भी किसी एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन गैस तैयार की और ऑक्सीजन गैस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, हमें पता है। तो ऑक्सीजन गैस को हमने भेजा इस कंटेनर के अंदर, यहाँ ऑक्सीजन गैस को इस ट्यूब के जरिए इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ भेज दिया। क्लियर हो गया? ओके। तो आप ध्यान दीजिएगा, होगा क्या कि जैसे जैसे ये गैस आपकी यहाँ से आना शुरू होगी और अंदर की तरफ पहुँचेगी, वैसे वैसे गैस लाइटर है तो गैस आपकी यहाँ पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। और गैस जब यहाँ आने लगेगी तो सीधा सा मतलब है भाई स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। वाटर जो है वो आपका डाउनवर्ड जाने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर की जगह तो कौन घेर रहा है? गैस घेर रहा है। तो वाटर कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, राइट। सो जो आपका वाटर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और अभी क्योंकि वहाँ और कोई गैस मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वाटर था और वाटर कहाँ चला गया? नीचे की तरफ। और वाटर की जगह किसने घेर ली? आपकी ऑक्सीजन गैस ने ऑक्यूपाई कर ली। ये बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रखना, राइट। सो व्हेन द वाटर लेवल इनसाइड द कंटेनर बिकेम इक्वल टू द आउटसाइड, मान लीजिए ये नीचे आता गया आपकी, और वाटर का लेवल इसमें बढ़ने लग जाएगा भाई। अरे इसमें बढ़ेगा वाटर का लेवल, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब पानी नीचे आ रहा है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। वाटर का लेवल यहाँ बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि पानी आपके कंटेनर से ट्यूब से ये आ रहा है, यहाँ आ गया, और ऊपर आपकी क्या जाती जा रही है भाई? गैस यहाँ ऑक्यूपाई करती जा रही है। ये सब आपकी गैस है, ये सब गैस है। अब एक सीन ऐसा बना कि आपका वाटर का लेवल इनसाइड द कंटेनर और आउटसाइड द कंटेनर एक ही लेवल पर आ गया, राइट। सो आई राइट हियर व्हेन द वाटर लेवल, जो वाटर का लेवल है, वाटर लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द कंटेनर बिकेम्स इक्वल हो जाता है। कहाँ? इनसाइड द कंटेनर एंड आउटसाइड द कंटेनर, इनसाइड एंड आउटसाइड। उस समय आप ये कहोगे कि जो टोटल प्रेशर है कंटेनर के इनसाइड वो आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, उस समय इन दोनों का लेवल बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेशर है इनसाइड, ये प्रेशर, ये सीधा सा मामला है पी टोटल, आप ध्यान दीजिए। और ये पी टोटल किसके बराबर हो गया है? पी एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया है। कब? हमेशा नहीं, जब लेवल बराबर हो जाए तब। तो यानी आपको प्रेशर मापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको तो लेवल से ही पता चल गया कि वाटर का लेवल अंदर और बाहर जैसे ही बराबर हुआ, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पी टोटल। अब प्रश्न आता है कि ये जो टोटल प्रेशर है ये किसकी वजह से है? तो आप कहोगे जो ऑक्सीजन गैस की वजह से है। लेकिन बेटा ध्यान रखना
केवल ऑक्सीजन गैस की वजह से नहीं है, यहाँ थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स भी मौजूद हैं, यानी PH2O की वजह से भी है। H2O लिक्विड नहीं, बट गैसियस फेज के अंदर जो वेपर्स यहाँ प्रेजेंट है, वाटर के जो वेपर बने हैं उनके रूप में, और वो यहाँ किसके बराबर आ गया भाई? P एटमॉस्फेरिक के बराबर आ गया, राइट। वाटर की वजह से एग्जर्ट हुआ प्रेशर, राइट, वेपर यानी प्रेशर एग्जर्ट ड्यू टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। उसको केमिस्ट्री में क्या नाम देते हैं? एक्वस टेंशन नाम देते हैं, एक्वस टेंशन, राइट। सो you should write as your P total is equal to P atmospheric and P total is equal to PO2 plus PH2O is equal to P atmospheric. So PO2 plus aqueous tension you should commonly write as P total is equal to aqueous tension of water, aqueous tension इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब इस के अंदर उस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना है? PO2। तो आपको जो बहुत आसान है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से क्या घटा दीजिए? एक्वस टेंशन ऑफ वाटर घटा दीजिए, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो जब एक्वस टेंशन ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो ऑक्सीजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, राइट। और एक्वस टेंशन ऑफ वाटर जो है वो फिक्स है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, राइट। यानी उसकी वैल्यू जब आप लोग बुक्स को फॉलो करोगे ना तो बताया जाएगा भाई कि 273 केल्विन के ऊपर, 273 केल्विन टेम्परेचर पर एक्वस टेंशन 0.0060 बार है, राइट। अगर आपसे कहा जाए कि 283 केल्विन है तो जो एक्वस टेंशन है वाटर की वजह से डेफिनेटली वाटर के पार्टिकल और मूव करेंगे, वो टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा, 0.0121 बार है। ठीक हो गया? 288 केल्विन मान लीजिए कोई एक और टेम्परेचर ले लिया, दैट इज 0.0168 बार है। ये याद नहीं रखना, ये सब आपको गिवन मिलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता ही होता है, एक्वस टेंशन फिक्स है हर टेम्परेचर पर, आपको उस गैस का प्रेशर पता चल जाएगा जो आपने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किया है। तो ये आपके लिए एक बहुत सिंपल सा पार्ट था, एप्लीकेशन था कि किस तरीके से आप लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से के फिनोमिना का इस्तेमाल करके आप लोग जो कलेक्टेड गैस है उसको उसका प्रेशर निकाल सकते हो कि वो किस प्रेशर के अंदर एग्जर्ट हुई है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मामला आपका एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ ए गैस मिक्सचर? आई राइट हेयर और शुड ऑल्सो नोट व्हाट विल बी द ओके, तो ये न्यूमेरिकल लिख दिया है आपके लिए। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ ए गैस मिक्सचर वैन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि ये कंटेनर है, 0.5 लीटर वॉल्यूम है, ओके, हाइड्रोजन गैस फिल है और 0.8 बार प्रेशर है। पहली शर्त क्लियर है। इसके अंदर दूसरी गैस मिक्स किया, दैट इज ऑक्सीजन, ओके, और ऑक्सीजन 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 2 लीटर ऑक्सीजन एंड प्रेशर 0.7 बार प्रेशर है। सो इनको इंट्रोड्यूस कर दिया, इन दोनों गैसेज को 1 लीटर के वेसल के अंदर, 1 लीटर के वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स है पूरे फिनोमिना का। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, जो टोटल प्रेशर है गैस मिक्सचर का, यानी जिस गैस मिक्सचर में H2 और O2 है वो आप लोगों को निकालना है। तो सीधा सा मामला है भाई, आप सबसे पूछा क्या गया है
पी टोटल, आप सबको पता है पी टोटल पी ए प्लस पी बी के बराबर है। क्लियर हो गया भाई? पी टोटल पूछा व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, तो पी टोटल निकालना है। पी टोटल पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। अब मामला आता है पी ए तो दे रखा है 0.8 बार और पी बी दे रखा है 0.7 बार, लेकिन शर्त यह है भाई कि ये 0.5 लीटर में दे रखा है, आधे लीटर में, और ये 2 लीटर में दे रखा है, और ये मिक्सचर है 1 लीटर में। यानी क्वेश्चन यहाँ पे यह आके रुक गया कि डाल्टन्स लॉ का शर्त ये था कि वॉल्यूम सेम करना है आपको, यानी तीनों का वॉल्यूम V है तो V ही है। इसका मतलब आप सबको यहाँ जो प्रेशर दे रखा है वो इस वॉल्यूम में प्रेशर दे रखा है। आप लोगों को 1 लीटर के अंदर प्रेशर निकालना है इसका, 1 लीटर में इसका प्रेशर, 1 लीटर में ही इसका प्रेशर, और फिर दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि डाल्टन्स लॉ का शर्त था कि इक्वल वॉल्यूम में रखना है। तो आप सबको पता है भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ काम करेगा, राइट? बॉयल्स लॉ दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट? सो P1 0.8, V1 0.5, P2 आपसे पूछा है किस वॉल्यूम में पूछा? 1 लीटर के अंदर। तो यू शुड कैलकुलेट P2 इज इक्वल टू 4 बार, दैट इज योर पार्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, राइट? 0.8 इंटू 0.5 आप इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट? सो 8/10 और 5/10, सो दैट इज 40/100, सो 0.4, दैट इज नॉट, इट इज 0.4 बार। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब ये जो प्रेशर आया है ना भाई, ये 1 लीटर वॉल्यूम में आया है। पहले जो प्रेशर था वो ½ लीटर में था, अब ये 1 लीटर में है। क्लियर हो गया? सो दिस इज P जो आपने निकाला है वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 लीटर के ऊपर आ गया है। दूसरी गैस के लिए आ जाइए आप लोग, दैट इज अकॉर्डिंग टू, फिर से बॉयल्स लॉ अप्लाई करो। हेयर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 0.7 बार, V1 2 लीटर के अंदर, P2 आपसे पूछा है किस वॉल्यूम में पूछा है? 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर पूछा है। सॉल्व कीजिएगा, P2 आपके पास कितना आ जाएगा? दैट इज 1.40 बार। ओके, सो व्हाट इज द टोटल प्रेशर? PA 0.4, यानी PA का मतलब आप PA भी मत लिखो, आप PH2 प्लस PO2, और आपको पता ये भी 1 लीटर में और ये भी 1 लीटर में, तो और ये टोटल प्रेशर भी 1 लीटर में। सो 0.4 PH2 and 1.40 that is PO2, so it is 0.40 and 1.40 that is 1.80 बार। दिस इज a question for you। होपफुली आप लोग क्वेश्चन की शर्तों को समझ गए होंगे और इस न्यूमेरिकल के हेल्प से डाल्टन्स लॉ और अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई 2 अलग अलग वॉल्यूम के कंटेनर और 2 अलग अलग प्रेशर पे गैस। डाल्टन्स लॉ कब काम करेगा? जब आप सभी का इक्वल वॉल्यूम करोगे तब, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा लॉ अप्लाई किया? दैट इज बॉयल्स लॉ फॉर यू। ओके, दैट इज वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम O2, आई मेंशन्ड हेयर 8 ग्राम O2 प्लस 4 ग्राम H2 इन ए वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट? और इन सबको एक वेसल में लिया 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब आप सबको पता होना चाहिए 1 लीटर वॉल्यूम है। सो पहला कंटेनर 8 ग्राम O2 है, दूसरा कंटेनर 4 ग्राम H2 रख रहा है, और तीसरे कंटेनर में यही दोनों गैस हैं, दैट इज O2 प्लस H2, और वही 8 ग्राम और 4 ग्राम है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। अब वही मामला आ गया भाई, P टोटल इज इक्वल टू PO2 प्लस PH2। तो अब भाई P2O2 कैसे निकालें?
पिछले क्वेश्चन के अंदर तो मामला अलग था, उसमें तो प्रेशर दे रखा था, यहाँ तो प्रेशर का कोई जिक्र ही नहीं है। तो प्रेशर निकालने के लिए आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, राइट। सो आपको P निकालना है किसका, O2 का, राइट। तो आपको क्या चाहिए भाई, nRT अपॉन V। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन की शर्तें बड़ी आसान हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, O2 का गिवन मास अपॉन मोलर मास 8/32। क्लियर हो गया। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.083। क्लियर है पॉइंट, ओके। एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन की शर्त है 1 डेसीमीटर क्यूब, और ये मैं लिख देता हूँ एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर इन केल्विन आप लोग यूज कर लोगे, और वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर आपके लिए गिवन है। क्या यहाँ से PO2 आ जाएगा, चलिए इसी तरह से PH2 आपको निकालना है, दैट इज nRT अपॉन V। n यहाँ पर गिवन मास अपॉन मोलर मास, R 0.083, टेम्परेचर 27 + 273, वॉल्यूम 1 लीटर। तो दोनों प्रेशर आपके पास आ गए, दोनों प्रेशर आपके पास आ गए। तो समझ लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर जो है उसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू, राइट। तो ध्यान रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं दोबारा कह रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्लियर तब होते हैं जब आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो, और थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से तब क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। इसका मतलब ये दोनों कड़ी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ए नियोन ऑक्सीजन गैस मिक्सचर। नियोन और ऑक्सीजन गैस का एक मिक्सचर है जिसमें 70.6 ग्राम O2 है, 167 ग्राम 7.5 ग्राम नियोन है, राइट। और इन दोनों को मिक्स किया एक सिलेंडर के अंदर, और उस सिलेंडर के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो आपका 25 बार है, 25 बार है। तो आपको प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ नियोन निकालना है। अब आप सबको पता है भाई, प्रेशर ऑफ O2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये रिलेशन आपको अभी बताया था मैंने कि किसी भी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर है वो निकालना हो तो क्या करने वाले हो, टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखिए, किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो टोटल प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। सो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ये मामला आ गया आपका यहाँ टोटल। अब टोटल प्रेशर तो आपको पता है भाई 25 बार है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालो। NO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 गिवन मास अपॉन O2 का मोलर मास 32, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन गिवन मास 167.5, और एटॉमिक मास ही होता है नियोन एटम के फॉर्म में, दैट इज़ 20। टेबल से आप लोगों को याद भी होगा, फर्स्ट 20 एलिमेंट के याद कर भी लीजिए आप लोग, राइट। अब आपको N नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, XO2 चाहिए। तो आप सबको पता है कि O2 का मोल अपॉन टोटल मोल, O2 का भी और नियोन का भी, यानी इसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, XO2 आ जाएगा। XO2 यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपके पास PO2 आ जाएगा। अब P नियोन निकालना है, फिर से वही मामला, P टोटल इंटू X नियोन। P टोटल तो 25 बार है ही, X नियोन निकालने के लिए क्या करने वाले हो आप लोग, नियोन के मोल को डिवाइड करने वाले हो, नियोन के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने वाले हो। मेरे ख्याल से इतना हिंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गैसियस मिक्सचर कंटेन 50 ग्राम ऑफ N2, ओके, 50 ग्राम N2,
प्लस 10 ग्राम O2 वर एनक्लोज्ड इन ए वेसल ऑफ, इस मिक्सचर को वेसल में एनक्लोज्ड कर दिया, 10 लीटर का वेसल है, 50 ग्राम N2 और 10 ग्राम O2 ओके राइट। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर कि P टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं राइट। P टोटल निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे PA प्लस PB। अब PA निकालने के लिए या तो P टोटल पता हो या फिर आप लोग अप्लाई करोगे PA निकालने के लिए क्या, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT राइट। सो आपको P निकालना है, किसका निकालना है, N2 का, सो N निकालना है N2 का, RT अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। R आप लोगों को पता ही है इस क्वेश्चन के अंदर, और R की वैल्यू आप लोगों को गिवन भी मिलेगी। ज़्यादा आप इसके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को मत बनाइएगा राइट। बस ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक में लेना है तो 0.082 और बार में लेना है तो 0.083, आपका क्वेश्चन किसी भी टर्म में चल सकता है ओके। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेना है, और वॉल्यूम 10 लीटर के लिए आपको प्रेशर निकालना ही है। आपका पहला पार्ट हो गया, प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। फिर वही मामला भाई, PO2 इज इक्वल टू NO2 RT अपॉन V, NO2 नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास 32, R 0.082 एटमॉस्फेरिक में ले रहे हो तो बार में लेते तो 0.083, टेम्परेचर 300, वॉल्यूम 10 लीटर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाई 3.2 ग्राम ऑफ CH4 प्लस 4.4 ग्राम CO2 इन 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी 9 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 9 लीटर फ्लास्क 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दोनों का प्रेशर भी 9 लीटर के लिए निकालना। व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, P टोटल निकालना है। सो P टोटल PCH4 प्लस PCO2। अब PCH4 निकालने के लिए क्या करोगे, PV इज इक्वल टू nRT, सो N अपॉन RT, नंबर ऑफ मोल बहुत सिंपली निकल जाएगा, पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, गिवन मास अपॉन मोलर मास राइट। R की वैल्यू आप लोग जिस टर्म में चाहो यूज कर सकते हो, बार या एटमॉस्फेरिक में, टेम्परेचर केल्विन में ले लीजिएगा, वॉल्यूम आपका 9 लीटर है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा राइट। तो एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप इनको एक बार अच्छे से कर लीजिए। सेम क्वेश्चन, एक मिक्सचर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और इनका जो मिक्सचर है वो ये है, और इसके अंदर सेम वॉल्यूम में है, तो कई बार बड़ा बन जाता है, लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम सेम है, और इसमें H2 और O2 है राइट। और ये कह रहा है कि आपको 1 बार प्रेशर है टोटल, सो P टोटल इज इक्वल टू 1 बार मिक्सचर का। तो इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, और ये कह रहा है कि कंटेंट 20% बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी 20% बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन है तो 80 ग्राम O2 है। क्या होगा, आप सबसे क्या पूछा है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 PH2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू XH2। अब P टोटल तो आप सबको पता है 1 बार है, XH2 निकालने के लिए पहले NH2 चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर NO2 चाहिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, फिर XH2 चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 10 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन मैंने अच्छे से करा दिया था। तो इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन आप करोगे, इसी तरह से PH2 का आ जाएगा 1 बार को मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, पहले दोनों के मोल निकालो, फिर जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल से टोटल नंबर ऑफ मोल
नीचे डिवाइड कर दो, यानी उसके मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल फॉर टुडे।